नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ज्ञान सौर्य एकेडमी पे। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत त्रिभुज चैप्टर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप पूरा वीडियो देखें, अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो यह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है 10th क्लास का, जिसको समझने में परेशानी होती है। परेशानी का मुख्य कारण होता है कि आधारभूत तथ्यों को हम नहीं जानते हैं, जिसके कारण हमको किसी भी चैप्टर या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होती है। तो हम त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसके बेसिक आधारभूत तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद इससे संबंधित हम आगे का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर त्रिभुज, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, ट्रायंगल। यानी कि जैसा कि इसके नाम में ही स्पष्ट है, त्रि का मतलब 3 होता है, भुज मतलब भुजा, यानी कि जिसमें 3 भुजा हो, और ट्राई मतलब 3, और एंगल मतलब इसमें 3 कोण हो। यानी कि 3 भुजाओं और 3 कोण वाली ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ऐसे भी हम जानते हैं कि अगर 3 भुजा होगा तो 3 कोण तो बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए हम इसका सिंपल सा एक परिभाषा देते हैं, क्या? तो 3 रेखाखंडों या 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, यह 3 भुजा, ट्राई मतलब 3, और एंगल मतलब हो गया कोण। यानी हम कह सकते हैं कि 3 रेखाखंडों या भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। तो यह तो हमने जिसके बारे में जानना था, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हो गया कि वह क्या होता है ना। अब उसके पार्ट्स को जानते हैं कि उसमें होता क्या क्या है, तब उसके टाइप्स को जानेंगे, तब उसमें हम लोग काम करेंगे। जब तक उसके तथ्यों को नहीं जानेंगे तब तक हम काम आसानी से नहीं कर सकते हैं, हमको बात समझ में नहीं आएगी, है ना। तो अब जानेंगे हम लोग कि त्रिभुज में होता क्या क्या है। तो त्रिभुज में शीर्ष होते हैं, भुजा होती है, कोण होता है, शीर्षलंब होता है, माध्यिका होती है, और गुरुत्व केंद्र होता है। इतने पद होते हैं आपको त्रिभुज में। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि इसकी संख्या क्या है और यह क्या होता है। शीर्ष 3 ठो, भुजा 3 ठो, कोण 3 ठो, शीर्षलंब 3 ठो, माध्यिका 3 ठो, और गुरुत्व केंद्र 1 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक करके जानेंगे कि यह क्या होता है। जैसे आपका यह हो गया क्या? शीर्ष। ठीक है। तो इस तरह से यह और यह, यानी कि यहाँ पे ABC इसका शीर्ष हुआ। यह रेखाखंड जिससे 2 शीर्ष को मिला रहे हैं, यह क्या हो गया? इसका भुजा हो गया। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कोण। ठीक है। इसके अलावा यह किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब होता है, क्या होता है? जो लंब होता है, इसको हम कहते हैं क्या? शीर्षलंब, है ना। और इसके अभ्यंतर में, मतलब इसके अंदर स्थित वह बिंदु जहां से तीनों शीर्ष का दूरी बराबर होता है, इसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र। एवं इसके अलावे एक ऐसा शीर्ष से एक खींचा गया एक ऐसा रेखाखंड जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसको क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यह सारे पद हो गए जो त्रिभुज में आते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग लिखेंगे। लिखेंगे त्रिभुज। पहले इतना नोट कर लीजिए, है ना। इसके बाद
इसका हम एक एक करके परिभाषा लिखाते हैं, है ना। पहले इतना नोट कर लीजिए। इसमें अब एक एक करके हम इस सब के बारे में जानेंगे। लिखेंगे पहला शीर्ष, शीर्ष, ठीक है, लिखेंगे डैश दे करके। दो भुजाओं, दो भुजाओं के मिलान बिंदु को, दो भुजाओं के मिलान बिंदु को शीर्ष कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। यानी कोई भी ज्यामितीय आकृति हो, उस ज्यामितीय आकृति में दो कम से कम भुजा मिल रहा हो या दो से ज़्यादा मिल रहा हो, तो जहाँ उसका जंक्शन पॉइंट होगा, जहाँ उसका मिलान बिंदु होगा, उसी बिंदु को, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर ए बी और ए सी यहाँ पर ए बिंदु पर मिल रहा है ना, तो यह इसका शीर्ष हो जाएगा। फिर ए बी और बी सी इस बी पर मिल रहा है तो बी इसका शीर्ष हो गया। इस तरह से सी शीर्ष होगा, यानी कि इसमें शीर्षों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। इसके बाद लिखेंगे दूसरा भुजा, भुजा, ठीक है, लिखेंगे डैश दे करके। कोई भी ज्यामितीय आकृति, कोई भी ज्यामितीय आकृति जिन रेखाखंडों की सहायता से, जिन रेखाखंडों की सहायता से, जिन रेखाखंडों की सहायता से जिन रेखाखंडों की सहायता से बनती है, बनती है, वह रेखाखंड, वह रेखाखंड, वह रेखाखंड उस आकृति का, उस आकृति का भुजा कहलाता है, भुजा कहलाता है, उस आकृति का भुजा कहलाता है। ठीक है, अब ये तो भुजा समझ गए, यानी कि यहाँ पर यह रेखाखंड से बना हुआ ना। आपको बहुत पहले हमने बताया है कि बिंदुओं के समूह से, यानी कि बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है? रेखा बनता है ना, जिसका ना आदि पता है होता है ना अंत पता होता है। तो किसी भी कार्य के लिए हम एक्सिस के लिए रेखा लेते हैं, बाकी किसी कार्य के लिए हम रेखा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से रेखा किरण में एक बिंदु पता होता है और एक बिंदु पता नहीं होता है ना। और रेखाखंड में चूंकि आदि भी पता होता है और अंत भी पता होता है, इसलिए किसी भी रचना में जब हम भुजा का प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? रेखाखंड का प्रयोग करते हैं। तो वही रेखाखंड जो रचना में प्राप्त होता है, दिया जाता है या हम खींचते हैं, उसी रेखाखंड को उस रचना का क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। यानी कि भुजा क्या है? तो एक रेखाखंड है जो किसी ज्यामितीय रचना को तैयार करने में सहायक होता है। ठीक है, अब लिखेंगे तीसरा कोण, 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 हाँ क्या लिखे? कोण, लिखेंगे कोण। कोण क्या होता है? तो कोई भी ज्यामितीय आकृति जो होता है उसमें जो दो भुजाएं होती हैं, उन दो भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है, जो जगह होता है, स्पेस जो बनता है उस दो भुजाओं के द्वारा, वही उसका क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। लिखेंगे किसी भी ज्यामितीय रचना में, किसी भी ज्यामितीय रचना में, किसी भी ज्यामितीय रचना में, किसी भी ज्यामितीय रचना में दो भुजाओं के बीच, दो भुजाओं के बीच, दो भुजाओं के बीच के झुकाव को, दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं।
ठीक है, कोण कहते हैं। और यह भी आप संख्या जानते हैं, त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज की चर्चा करेंगे। ऐसे तो परिभाषा हम लिख रहे हैं किसी भी ज्यामितीय रचना के लिए है, लेकिन हम त्रिभुज के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कोण की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि 3 भुजा होता है, तो जितना झुकाव बनेगा वह 3 ही झुकाव होगा, जो आपके सामने फिगर में दिख रहा है ना। अगला लिखेंगे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, ठीक है। शीर्ष लंब क्या होता है, आपको बताएं कि किसी त्रिभुज में उसके किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब जो आपको क्या कहते हैं, एक रेखाखंड के रूप में होता है, वह क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। लिखेंगे किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने, उसके सामने वाली भुजा पर लिखिएगा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया वह रेखाखंड, खींचा गया वह रेखाखंड, खींचा गया वह रेखाखंड जो सामने वाली भुजा पर, जो सामने वाली भुजा पर लंब होता है, सामने वाली भुजा पर लंब होता है, सामने वाली भुजा पर लंब होता है, शीर्ष लंब कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने ए से सामने पर खींच दिया, यह 90 डिग्री का कोण बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा, AD शीर्ष लंब होगा। सामने वाली भुजा पर लंब खींच दिया, जैसे हम मान लिए E इसको, तो BE क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। C से अगर सामने वाली भुजा पर हमने खींच दिया और यहाँ पर लंब है यह, तो इसको अगर F मान ले तो CF आपका क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया, है ना। यह इसलिए शीर्ष लंब कहलाएगा क्योंकि शीर्ष से खींचा गया है और सामने वाली भुजा पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर, यहाँ त्रिभुज ABC में कौन, AD BE तथा CF शीर्ष लंब है। इसको बनाइए, हो गया। हो गया। अब लिखेंगे अगला माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका। अब देखिए माध्यिका क्या होता है। माध्यिका किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई वह रेखाखंड जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, उसी को क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, है ना।
इसमें कभी कभी क्या होता है कि माध्यिका और शीर्षलंब बराबर भी हो जाते हैं। तो वह बराबर कब होता है? जब जो आप किसी शीर्ष से जो रेखाखंड खींच रहे हैं सामने वाली भुजा पर लंब भी हो जाए और सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट भी दे, तो उस स्थिति में शीर्ष लंब माध्यिका के क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन हमेशा यह नहीं होता है। ठीक है, तो माध्यिका क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ले लिए हम ABC, है ना। अब यहाँ से शीर्ष A से आप किसी भी शीर्ष से काम कर सकते हैं, है ना। A से हमने एक रेखाखंड खींच दिया AD और यह इस प्रकार खींचा कि BD बराबर DC, BD बराबर DC। तो जब BD बराबर DC तो AD क्या हो जाएगा? माध्यिका का काम करेगा, है ना। इसी तरह से किसी भी शीर्ष से हम खींचें और सामने वाली भुजाएं दो भागों में बढ़ जाए और वो भी बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? हम माध्यिका कहते हैं। लिखेंगे माध्यिका के बारे में, लिखेंगे किसी त्रिभुज में उसके किसी शीर्ष से खींची गई वह रेखाखंड जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभक्त करती है, दो बराबर भागों में विभक्त करती है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है, माध्यिका कहलाती है। अब लिखेंगे, अर्थात इसको फिगर को बनाइएगा, इसको लिखिएगा। यह हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज के महत्वपूर्ण पद है या त्रिभुज की स्थिति में उसमें क्या क्या शामिल होता है इसको, है ना, कि आगे हमको इसकी ज़रूरत पड़े, है ना, तो इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए, इतना तक में किसी को भी? चलिए, अब इसमें पैराग्राफ चेंज करके एक लिखेंगे बात। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, चाहे नोट में लिख लीजिए, जैसे भी हो, नोट में ही लिख लीजिए। लिखेंगे किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष लिखने का मतलब हो गया कि 3 शीर्ष होता है, उसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई वह रेखाखंड जो सामने वाली भुजा पर लंब होती है,
सामने वाली भुजा पर लंब होती है एवं उसे दो बराबर भागों में विभक्त करती है, उसे दो बराबर भागों में विभक्त करती है। इस स्थिति में त्रिभुज की माध्यिका एवं शीर्षलंब समान होते हैं। तो इसकी माध्यिका एवं शीर्षलंब समान होते हैं। इस स्थिति में त्रिभुज की माध्यिका एवं शीर्षलंब समान होते हैं। ठीक है, माध्यिका एवं शीर्षलंब समान होते हैं। अब लिखेंगे अगला पॉइंट क्या है, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, ठीक है, लिखेंगे किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित, किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में स्थित वह बिंदु जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्ष की दूरी समान होती है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, यह ABC हो गया त्रिभुज। यहां पर कोई बिंदु O इस प्रकार है जहां O से C की दूरी, O से A की दूरी और O से B की दूरी बराबर है, तब O क्या कहलाएगा, गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। यानी कि यदि OA बराबर OB बराबर OC तो O बराबर गुरुत्व केंद्र। ठीक है, अब यह गुरुत्व केंद्र प्राप्त कैसे होता है, तो आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं गुरुत्व केंद्र को। कैसे निर्धारित करेंगे, तो त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु से क्या मिलता है, गुरुत्व केंद्र। यानी कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और वह लंब समद्विभाजक जहां जा करके अंदर कटेगा वही कटान बिंदु उस त्रिभुज का क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। वहां से आप चाहें तो उसके चारों ओर एक वृत्त की रचना कर सकते हैं, जिसको परिवृत्त कहते हैं। रचना जब हम पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें हम लोग जानेंगे परिवृत्त कैसे खींचेंगे और अंतःवृत्त कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लें। अब देखिए, हमने त्रिभुज जाना, त्रिभुज के पार्ट यानी कि उसमें कौन कौन से पार्ट शामिल है, यह टोटल पार्ट हमने जाना। अब इसका हम जानेंगे प्रकार कि त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आपको पता है कि त्रिभुज को हम बांटते हैं कैसे, तो भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, है ना। कोण के आधार पर भी उसके 3 प्रकार और भुजा के आधार पर भी उसके 3 प्रकार, जो कि क्रमशः कोण के आधार पर कौन कौन होता है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, और भुजा के आधार पर समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का प्रकार हम लोग जानेंगे। त्रिभुज का प्रकार,
भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। समबाहु, समबाहु त्रिभुज कौन होता है? जिसमें उसकी तीनों भुजा बराबर हो जाए, है ना, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी कि जिसमें कोई दो भुजा बराबर हो, कोई दो भुजा बराबर हो, है ना। और तीसरा विषमबाहु यानी जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं हो, कोई भुजा बराबर नहीं हो, ठीक है। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण 0 से 90 के बीच हो। दूसरा समकोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। और तीसरा अधिक कोण, अधिक कोण मतलब क्या हो गया? जिसका एक कोण 90 से अधिक और 180 से कम, है ना, जिसका एक कोण 90 से अधिक एवं 180 से कम हो। क्योंकि यहाँ पे तीनों कोणों का योग तो 180 होता है ना। तो 90 से एक अधिक एक ही वो कोण होगा। 90 से ज़्यादा अगर दो गो कोण हो जाएगा तो ये कभी संभव ही नहीं होगा अधिक कोण। यानी कि जैसे इस तरह का त्रिभुज हो गया तो देखिए यहाँ पे अधिक कोण बन रहा है ना, यानी कि सीधा L बनेगा तो यह 90, अगर अंदर की ओर झुक जाएगा तो न्यून कोण और बाहर की ओर झुक जाएगा तो अधिक कोण, यह ध्यान में रखना है। तो यह अधिक कोण त्रिभुज हो गया, है ना। अब जैसे समकोण है तो यहाँ पे 90 का कोण बन जाएगा और न्यून कोण है तो तीनों कोण 90 से कम और 0 से ज़्यादा। तो यह इसमें बोलिए किसी को दिक्कत है? तो यही 6 त्रिभुज होते हैं, ठीक है। इसको नोट करेंगे, इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसका कुछ हम व्यापक सूत्र, जैसे कि जो एकदम परफेक्ट जो आप पढ़े हुए नीचे, है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का व्यापक सूत्र। व्यापक मतलब आप समझते हो, जनरल फॉर्मूला का मतलब यह हो गया कि हमने अभी बताया कि त्रिभुज का कितना प्रकार हो गया? 6। 3 गो भुजा के आधार पर, 3 गो कोण के आधार पर। तो व्यापक सूत्र का मतलब होता है कि वैसा सूत्र जो सबके लिए लागू हो जाए, है ना, वैसा काम जो सबके लिए लागू हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? व्यापक कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का व्यापक सूत्र क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब, ठीक है, यह होता है, ठीक। और अब चूंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्षलंब होते हैं, यानी कि 3 गो आधार होगा और 3 गो शीर्षलंब होगा। तो चाहे आप कोई भी आधार लीजिए और कोई शीर्षलंब लीजिए, जो आधार आप लेंगे उसके लिए आपका एक स्पेसिफिक अलग अलग, सारे आधारों का सारे का अलग अलग एक शीर्षलंब मिलेगा। और उन सबसे जो आप क्षेत्रफल निकालेंगे, सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। अगर एक ही त्रिभुज में 3 भुजाओं के रूप में
3 आधार लेते हैं और तीनों के लिए उसी के संगत उसका शीर्षलंब लेकर के अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात करते हैं तो उस स्थिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात देखिए, जैसे कि हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC, ठीक है। चलिए, अब इस त्रिभुज में हम आधार BC लेते हैं, तो आधार BC लेंगे तो शीर्षलंब इसके सामने वाले के शीर्ष से उस पर डाला गया लंब होगा। तो इसके सामने वाला शीर्ष A है ना, तो इससे इस पर जो लंब डालेंगे उसकी चर्चा हम करेंगे। मान लेते हैं कि यह AD लंब हो गया। तब इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या बताएंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना, अब आधार हो गया BC और शीर्षलंब क्या बताएंगे AD, ठीक है। और देखिए, अगर हम आधार AC ले लें तो इसके सामने वाला शीर्ष कौन हो गया B। अब यहां से इस पर जो लंब डाला जाएगा, जैसे इसको E ले लिए, यह लंब शीर्षलंब का काम करेगा, यानी कि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार होगा AC और शीर्षलंब क्या होगा BE, ठीक है। और अगर आधार हम AB ले लेते हैं तो इस पर हम लंब डाल दिए, इसको F कर लिए, तब यह त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे 1/2 गुना AB गुना CF, ठीक है। और चाहे आप आधार तीनों में से कोई लेकर के और शीर्षलंब कोई लेकर के बनाए, लेकिन क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन, हम काम सबका करेंगे, उसमें ABC की ही बात होगी, उसका ही क्षेत्रफल आएगा, सबके मान समान होंगे। लेकिन यह काम अगर दिया होगा तो जो दिया होगा आधार उसी के अनुसार आपको करना होगा, प्रश्न में जो दिया होगा। अब ऐसा नहीं कि BC आधार दे दे तो आप AC का मान रख करके नहीं बना सकते हैं, वह काम आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। नहीं तो सब दिया होगा तो यह आपके अनुसार तब काम होगा कि आप किसको लेकर के बना रहे हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है ना। तो यहां पर सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का डेवलपमेंट इसके आधार पर ही होता है। अभी देखेंगे इसके बाद हम लोग समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इस सब का कैसे हम फॉर्मूला का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे देखिए यहां पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर इसके लिए हम काम अलग करेंगे, हम लोग जानेंगे, हम लोग ऐसे नीचे के क्लास में इसके बारे में मैं बता चुका हूं 9th क्लास में कि यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना कैसे आता है। हम थोड़ा समझा देते हैं फिर से, है ना। फॉर्मूला तो यही लगेगा, यानी कि हमको क्या क्या चाहिए, आधार चाहिए, शीर्षलंब चाहिए, उसके बाद उसका मान रख देंगे तो यह आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब यह हुआ कि जिसका तीनों भुजा बराबर। तो हमने समबाहु त्रिभुज ABC में प्रत्येक भुजा को क्या ले लिया, A ले लिया, क्या ले लिया, A ले लिया। अब शीर्षलंब चाहिए तो हमने A से इस सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया, क्या AD, क्या डाल दिया AD। अब यह 90 हो जाएगा। तो जब इसको हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की तुलना करेंगे तो हम पाते हैं कि BD बराबर क्या होगा DC, तो यह हो जाएगा कितना A/2, यह कितना हो जाएगा A/2। अब देखिए आधार हमको इसका पता है कितना A, और चूंकि प्रत्येक भुजा तो इतना ही है ना। अब हमको केवल क्या निकाल लेना होगा AD, क्या निकाल लेना होगा AD, यानी कि शीर्षलंब, है ना। अब AD निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग कर देंगे। ठीक, कैसे हो जाएगा, यहां पर जब प्रयोग करेंगे तो देखिए AC² बराबर AD² और जोड़ DC² हो जाएगा। तो AC का मान कितना A और AD का तो निकालना ही है, और DC कितना A/2 का स्क्वायर। तो AD² बराबर क्या होगा A² माइनस A²/4। अभी देखिए 4 लघुत्तम 4A² माइनस A² होगा,
तो ये कितना हो जाएगा 3a² बाई 4। यह क्या हो गया AD स्क्वायर। तब AD बराबर क्या होगा √3a² बटा 4। यह हो गया किसका मान AD का। AD मतलब क्या हो गया शीर्षलंब हो गया। चलिए अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना तो फॉर्मूला हमने लिख दिया है ना। अब बता रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे आया है ना, क्या होगा। तो इसका व्यापक सूत्र जो है उसी से हम निकालेंगे 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब होगा। अब देखिए 1/2 आधार कितना लिए इसमें देखिए BC और शीर्षलंब कितना लिए हो गया AD। मान रखेंगे ना, तब मान रखिए क्या हो जाएगा 1/2 आधार BC कितना हो गया A और शीर्षलंब AD कितना हो गया √3a² बाई 4। तो 1/2 A होगा 3 तो अभाज्य संख्या इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। A² का वर्गमूल A और 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए यह 2 से 2 गुना हो जाएगा 4 और 1 से √3 में गुना होगा √3 तो √3 बचा 4 हुआ और A गुना A²। A क्या मान है त्रिभुज का भुजा है, तो इसीलिए यहीं से यह फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर आया है। बात समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से समद्विबाहु का भी निकलता है और विषम बाहु का भी निकलता है। इसी तरह से हम न्यून कोण का भी निकालते हैं, सम कोण का भी निकालते हैं, अधिक कोण का भी निकालते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अब आप कहेंगे कि इस त्रिभुज का यह जो व्यापक सूत्र है तो फिर इसका भी तो कोई सोर्स होगा, कोई स्रोत होगा। यह कहाँ से आया, तो यह आता है कहाँ से, आयत के क्षेत्रफल से इसको लेकर के हम आते हैं। आयत का क्षेत्रफल जानते हैं कितना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो फिर इसका भी स्रोत तो होगा कि कहाँ से आता है, तो इसका भी स्रोत बताए हैं, इसका भी स्रोत जानते हैं, है ना। लंबाई को चौड़ाई के बराबर बार जोड़ते हैं, है ना, माने इसका आता है जोड़ और गुना के कंसेप्ट से उसका क्षेत्रफल का हम निर्माण करते हैं, है ना। यानी कि लंबाई, आयत की लंबाई को जब चौड़ाई के बराबर बार जोड़ते हैं, जैसे L प्लस L प्लस L प्लस कितना टाइम्स B टाइम्स B बार, तो अब इतना बार जब जोड़ा जाता है तो यहाँ पे जो गुना का जो हम लोग कंसेप्ट तैयार करते हैं उसके आधार पर हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। और अब उसी आयत से, तो आयत में तो आप जानते हैं क्या कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसको मिला दिए, यह लंबाई हो गया और यह चौड़ाई हो गया। अब देखिए यह B इसके बराबर, यह L इसके बराबर, है तो कॉमन है दोनों में, तो यह जितना होगा उतना ही यह होगा। तो यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा ना। तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना होगा, और अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब 2 गुना इधर आएगा तो भाग में 1/2 गुना L गुना B। अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में देखिए कि आधार है और यह शीर्षलंब है सामने वाली भुजा से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। तो यह ऐसे आता है इसका व्यापक सूत्र, किसका, त्रिभुज का, है ना। और आयत का क्षेत्रफल तो बता ही दिए कि लंबाई गुना चौड़ाई कैसे आता है, वहां से यह डेवलपमेंट हुआ है इसका। अब इसी तरह से समद्विबाहु त्रिभुज का और इसी कंसेप्ट पे विषमबाहु त्रिभुज का जो कि फॉर्मूला प्राप्त होता है उसको कहते हैं हीरोन का सूत्र। क्या कहते हैं, तो पहले इतना लिखिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं, इसको नोट कीजिए। अब देखिए इस तरह से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यानी कि सबका कंसेप्ट, सबका बेस कौन है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। इसी के द्वारा इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग आगे जब थ्योरम पढ़ेंगे तो यह सब आएंगे टर्म्स, तो इसलिए इसको अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। अब जैसे एक और देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल,
यह होता है, अब जैसे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या हो गया, यह ए बी सी ले लिए हमने, इसका भुजा यह दो को बराबर ले लिया और एक को भुजा अलग ले लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो भुजा बराबर है, दोनों का मान है। अब इसको भी निकालना है तो फिर इस पे लंब डाल देंगे, तो यह b/2 यह भी b/2। तो अब यह शीर्षलंब आप निकाल सकते हैं जैसे अभी निकाले हैं, और इसको निकाल करके आधार क्या है b, इसको रख देंगे तो रिजल्ट आएगा b/4 √2a² माइनस b², है ना। इतना ही आना चाहिए। ऐसे आप निकाल करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं ऊंचाई कितना आएगा, तो AD बराबर √a² माइनस b²/4, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है। आप निकाल कर किसको काम करेंगे तो यह रिजल्ट आएगा। यानी कि आप याद रखेंगे B क्या है, देखिए असमान भुजा है, और A क्या है, समान भुजा है। और इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, है ना। इसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो विषमबाहु में मतलब कोई भुजा बराबर नहीं होगी, एक को A मान ली, एक को B और एक को C। अब इसमें भी काम हम यही करते हैं, यहाँ से लंब डालेंगे उसके अनुसार ही हम काम करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि बराबर नहीं होता है तो एक टर्म को आपको x मानना पड़ेगा, तो दूसरा b-x हो जाएगा, उसके आधार पे हम काम करते हैं। और यहाँ पर यह त्रिभुज जो आता है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वह हो जाएगा √S × S माइनस A × S माइनस B × S माइनस C, है ना, जहाँ S बराबर A + B + C/2, यानी कि तीनों भुजाओं के योग का आधा यह होता है ना। और इस सूत्र को हम कहते हैं हीरोन का सूत्र, ठीक है। तो यह हो गया, भुजा के आधार पर जो भी मिला उसको हमने कर लिया। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। यह अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण इसकी बातें जो आगे यूज हम लोग को पड़ेगा, इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इसका हम निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें और इसके बाद अगले क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे।